हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीआरए जीएस सेंटर। आज 7 जून 2021 है और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसे भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो करंट अफेयर साथ ही स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो का जो PDF है उसे मैं टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। तो आप टेलीग्राम का चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप एक कॉपी और एक पेन जरूर लेकर बैठें और जो भी मैं इंपॉर्टेंट डेटा या पॉइंट बताऊंगा उसे आप नोट करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप स्टार बना के नोट कर लें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 117। अभी ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है वो जारी किया गया है द स्टेट इंडियंस इन्वायरमेंटल रिपोर्ट 2021 के अनुसार। तो इस रिपोर्ट को आप लिख लें। इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का जो रैंकिंग है वो 117वें स्थान पे है। अभी इस रैंकिंग में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन में जितने कुल 193 देश शामिल हैं, इन 193 देशों में भारत का जो रैंक है 117वां रैंक है। इसमें जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक 17 SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 2030 तक इसका एक लक्ष्य रखा गया है। अभी इस SDG में क्या क्या रहता है, जैसे कि गरीबी को ख़त्म करना, भूखमरी ख़त्म करना, गुड हेल्थ रखना, जेंडर इक्वलिटी पे ध्यान देना, ग्रीन एनर्जी हो गया, क्लाइमेट हो गया। इन तमाम ऐसे कुल 17 मुद्दे हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा सुझाव किए गए हैं। इन्हीं मुद्दों पे जो देश जैसा काम करता है उसको उस हिसाब से रैंकिंग मिलता है। तो भारत को इसमें 117वां रैंकिंग मिला है, जो कि इससे भारत से ज़्यादा अच्छा रैंकिंग भूटान का हो गया, नेपाल का हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब छोटे छोटे देश हमसे आगे निकल गए, जो कि हमारे लिए काफ़ी चिंताजनक बात है। तो इसमें यूनाइटेड नेशन का कुल 17 SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ये 17 का मैं जो लिस्ट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से उन 17 गोल को नोट कर लेंगे। तो जो इसका UN का जो लक्ष्य है ये 2030 तक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसका कब तक एम है, तो 2030 तक है। भारत को इस बार जो कुल 100 अंक होता है उसमें से 61.9 यानी 61.9 अंक भारत को मिला है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं करंट अफेयर्स का नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसको आसानी से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही इसका PDF मैं टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, तो आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक पेट्रोल में कितना % एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20%। तो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2025 तक पेट्रोल में जो एथेनॉल को मिलाने का है वो 20% का लक्ष्य रखा गया है। अब एथेनॉल क्या होता है, अभी एथेनॉल को क्यों मिलाया जाता है? तो एथेनॉल क्या होता है? एक इको फ्रेंडली फ्यूल होता है। मूल रूप से एथेनॉल क्या होता है? एक एल्कोहल होता है। अब एल्कोहल को क्या करते हैं हम लोग पेट्रोल में, एल्कोहल को पेट्रोल में मिलाकर इसका फ्यूल तैयार किया जाता है। इसी फ्यूल को हम लोग अपने गाड़ियों में यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो गाड़ी के इंजन होते हैं वो भी बहुत कम गर्म होता है और साथ ही ये प्रदूषण को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो भारत सरकार की जो 21वीं सदी है उसमें भारत की पहली प्राथमिकता एथेनॉल के फ्यूल का ही है। तो इससे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि बहुत ही घातक गैस है, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो इस एथेनॉल के यूज करने से जो नॉर्मल गाड़ियों में से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है उसको ये 35% कार्बन मोनोऑक्साइड को ये कम कर देगा। साथ ही SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को भी ये कम कर देगा एथेनॉल का प्रयोग करने से। इसलिए एथेनॉल को यूज करना हमारे भारत सरकार के द्वारा 2021 यानी 21वीं सदी में इसकी सबसे प्राथमिकता दिया जा रहा है एथेनॉल को। अभी एथेनॉल क्या है? ये एथेनॉल जो होता है ये मुख्य रूप से गन्ने से बनाया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि किसानों को भी बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट मिल रहा है। अभी हाल ही में जो एथेनॉल के बिक्री की वजह से किसानों को कुल 21,000 करोड़ रुपए की कमाई भी हुई है। तो इस तरह से किसानों के लिए भी अच्छा है और हमारे पॉल्यूशन पर्यावरण के लिए भी अच्छा है एथेनॉल का प्रयोग।
तो इस बार का जो 2025 तक का जो लक्ष्य है वो कितना है, 20%। इसे आप जरूर नोट करके लिखें। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चर्चा में रहा अरिगनार जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। जो अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में इस पार्क की एक नीला नामक शेरनी की कोविड-19 की वजह से क्या हो गई, मौत हो गई है, इसलिए चर्चा में रहा। तो इसे आप नोट करके लिख लें। अब आपको बता दूं कि कार्निवैक कोविड की जो जानवरों की एक वैक्सीन है, ये रूस के द्वारा पहली बनाई गई वैक्सीन है, कार्निवैक CoV। इसे आप नोट करके लिख लें। ये जानवरों में जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो बनाने वाले रूस की पहली वैक्सीन है ये। इसे आप नोट करके लिख लें। अब आपको बता दूं कि हैदराबाद, अब हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हैदराबाद का जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है वहाँ भी 8 शेरनियाँ कोविड-19 के संक्रमित मिले थे। साथ ही यूपी के एक इटावा में भी जो सफारी है वहाँ भी 2 शेरनियाँ कोविड-19 से पॉजिटिव मिले थे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बात अब तमिलनाडु की पार्क की हो रही है, अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। तो अब तमिलनाडु के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसे मैं बताता हूँ, आप उसे नोट करके लिख लें। एक अन्नामलाई नेशनल पार्क है जिसका दूसरा नाम इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी है, इसे आप नोट करके लिख लें। एक गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, इसे भी आप नोट करके लिख लें। एक और क्या है, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क है, इसे भी आप नोट कर लें। अब ये तो नेशनल पार्क हो गया। और एक नीलगिरी बायोस्फीयर है, कहाँ, तमिलनाडु में, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप नोट करके लिख लें, नीलगिरी बायोस्फीयर। तो ये तो हो गया तमिलनाडु के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क और जूलॉजिकल पार्क और बायोस्फीयर। अब हाल ही में तमिलनाडु में चुनाव हुआ था, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो बने थे वो कौन थे, MK स्टालिन। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ की जो विधानसभा का सीट थी वो कितनी थी, 234। सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके जरूर लिख लें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस कंपनी के द्वारा कार्बेवैक्स वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा कार्बेवैक्स वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये जो वैक्सीन होगी भारत की सबसे सस्ती वैक्सीन होगी। और ये जो कंपनी है बायोलॉजिकल ई, ये कहाँ है, हैदराबाद स्थित है। ठीक है। अब इस तरह से सीरम कौन सी वैक्सीन बनाई है, इसने कोविशील्ड बनाई है, कोविशील्ड। और ये कहाँ की कंपनी है, ये पुणे की कंपनी थी। भारत बायोटेक, ये भी हैदराबाद की कंपनी है। और इसने क्या बनाया है, कोवैक्सीन बनाया है, कोवैक्सीन। भारत में ये 3-4 महत्वपूर्ण वैक्सीन है कोविड-19 की, जो कि इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को 100% मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में RBI द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट कितना बरकरार रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में RBI द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट कितना बरकरार रखा गया, यानी यहाँ परसेंटेज लिखना छूट गया, तो कितना परसेंटेज बरकरार रखा गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4%। 4% इसका सही है। यानी यहाँ पास रेपो रेट एक टर्म आया है, मॉनेटरी पॉलिसी होता है और एक RBI, ये 3 टर्म है। तीनों टर्म को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले रेपो रेट कितना रखा गया है, 4% ही बरकरार रखा गया। और रेपो रेट होता है क्या है, मान लीजिए कि RBI है और ये RBI क्या है, पूरे भारत का बैंकों का बैंक है, मतलब सभी बैंकों को देख रेख किसी को करता है, RBI के द्वारा किया जाता है। अब मान लीजिए भारत में कोई भी बैंक हुआ, उसे जब ये RBI कर्ज देता है यानी लोन देता है, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट लेता है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। ये रेपो रेट हो गया। इसी का उल्टा ये मान लो कि कोई भी भारत की कोई भी बैंक हो गई, तो यहाँ पास क्या हुआ, RBI कर दिया। अब इसी को उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि अब ये जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक है ये RBI को कर्ज देगी, कर्ज नहीं देती है, मतलब इनके पास पैसा अधिक हो जाता है, तो इन पैसों को RBI के पास रखा जाता है। तो RBI इस पे क्या, अब इन बैंकों को इंटरेस्ट देती है, इसलिए इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ये तो हो गया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। अब रेपो रेट का फ़ायदा क्या होता है कि रेपो रेट में क्या होता है कि जैसे RBI किसी भी बैंक को जब लोन देती है, तो अगर ये कम रहेगा तो जो नॉर्मल बैंक है ये भी क्या करेगी, सस्ते में लोन देगी, प्रोवाइड कराएगी। इसीलिए ये RBI का, इसलिए जो
अगर मार्केट में लोन सस्ता है इसका मतलब है कि आरबीआई ने रेपो रेट को क्या किया है, कम किया है। साथ ही रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट में अगर बाजार में मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा हो गया है तो इसलिए क्या करता है बैंकों से ये आरबीआई पैसा को वापस खींच लेती है ताकि बाजार में जो पैसा की मात्रा है को कम किया जा सके। ये रिवर्स रेपो रेट का काम होता है। तो यहाँ पर जो रेपो रेट है वो कितना परसेंट रखा गया, एग्जाम में आपसे सीधा डाटा पूछा जाएगा। तो रेपो रेट कितना है, 4% है। यहाँ ऑप्शन में मैंने 3.35 लिखा है, ये रिवर्स रेपो रेट है। सब चीज़ों को आप नोट करके लिख लें। यहाँ जो ऑप्शन में 4.25 लिखा हूँ ये क्या है, MSF है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और यहाँ जो चौथा ऑप्शन है 4.25 ये क्या है, ये बैंक रेट है। ये चारों को मैंने ऑप्शन जानबूझ के इस तरह से लिखा है कि चारों किसी न किसी के आंसर हैं, तो आप चारों को नोट करके लिख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अभी आरबीआई के द्वारा क्या हुआ कि चालू वित्त वर्ष का ग्रोथ का जो अनुमान लगाया गया है वो 9.5% है, जबकि इससे पहले आरबीआई ने 10.5% लगाया था, लेकिन इसे घटा कर अब 9.5 कर दिया है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लें। अब बात आरबीआई की। आरबीआई क्या करता है, ये आरबीआई क्या है, भारत का सरकार का बैंक है। हम लोगों ने हर वीडियो में आरबीआई के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, आज फिर से एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप मेरे साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद है उसको आप अपने मन में बोलते चलिए। जैसे आरबीआई बताते रहता हूँ कि हर बार ये मौद्रिक नीति जारी करती है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ये बैंकों का बैंक है, ये मुद्रा का निर्गमन यही करता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और भारत के जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनका देखरेख भी आरबीआई करता है। तो आरबीआई के जो वर्तमान में हेड हैं वो है 25वें नंबर के शक्तिकांत दास हैं। अब आरबीआई का गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को इसका आरबीआई का गठन हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का गठन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई का जो गठन है ये यंग हिल्टन समिति के माध्यम से किया गया था। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर माने जाते हैं वो ऑसबर्न स्मिथ हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन जाते हैं, सीडी देशमुख हो जाते हैं। और आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। तो इतना आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको हमेशा याद होना ही चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कल्पसर परियोजना। कल्पसर परियोजना किस राज्य के द्वारा की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। अभी जो कल्पसर परियोजना है ये गुजरात में, आप या जैसे कि मैप में आप देख सकते हैं कि गुजरात है, यहाँ पास खंबात की खाड़ी है। तो यहाँ पास क्या है कि 30 किलोमीटर का एक बांध बनाने का इस योजना के तहत निर्णय लिया गया है। 30 किलोमीटर का बांध, ये जो योजना है कल्पसर परियोजना, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अब तो ये हो गया गुजरात का कल्पसर परियोजना। अब गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, विजय रूपानी। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। ठीक है, अब गुजरात से क्वेश्चन हमेशा बनता है, जैसे ये गुजरात है तो यहाँ पास है गिर की पहाड़ी है, गिर की पहाड़ी। यहाँ पास एशियाई लायन पाया जाता है जिसे बब्बर शेर भी कहा जाता है, जिसके शोल्डर पे यानी कंधे पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नासा के द्वारा शुक्र के लिए भेजे जाने वाले मिशन का नाम क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी DAVINCI+ और VERITAS, ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ये नासा के द्वारा ये 2 मिशन शुक्र ग्रह पे भेजे जा रहे हैं। अब ये दोनों मिशन का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, बहुत लंबा है, एग्जाम में पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले वाले का फुल फॉर्म क्या है, डीप एटमॉस्फेयर विनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। इतना लंबा है, कभी नहीं पूछा जाएगा। साथ ही दूसरा का जो फुल फॉर्म है क्या है, वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी। ये भी काफ़ी लंबा है, तो एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि नासा के द्वारा भेजा गया शुक्र पे ये 2 मिशन है। अब इन मिशन का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इन मिशन का काम क्या है कि शुक्र पे जो भी घना वातावरण है उसको मापना इसका काम है। और साथ ही वहाँ पर स्थित शुक्र ग्रह पे के भूगर्भ में जो स्थित क्या मिनरल्स है, खनिज है, इसके बारे में ग्रहों की नक्शा तैयार करना इन मिशन का इम्पोर्टेंट है। अब बात शुक्र की हो रही है तो शुक्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लीजिए सन है, सन के करीब सबसे पहले क्या है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है अपना, फिर मंगल है। इस तरह से 4 और ग्रह हैं, मतलब कुल 8 ग्रह हैं अपने सौर मंडल में। तो ये सेकंड नंबर पे शुक्र ग्रह आता है।
सूर्य से ये पहले बुध है फिर शुक्र है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म इन 8 ग्रहों में सबसे ज़्यादा गर्म किसे माना जाता है? शुक्र ग्रह को माना जाता है। सबसे चमकीला भी शुक्र ग्रह को माना जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, सभी तरह मतलब जितने भी प्रकाश से रिलेटेड इससे क्वेश्चन बनेगा तो सभी में आप शुक्र ग्रह को ही मारिएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह ही सबका आंसर लगभग आ ही जाता है। अब ये सब देखने वाली बात है कि ये सूर्य से सबसे करीब बुध ग्रह है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म शुक्र क्यों है? तो शुक्र ग्रह के गर्म होने का कारण एकमात्र कारण है CO2। यहाँ पर CO2 की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा गर्म चमकता तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा सब शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह का एक और खासियत क्या है कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। नो उपग्रह है इसके पास, मतलब कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज घूमता है। ये बाकी जो सौरमंडल के जो ग्रह हैं वो लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन ये क्लॉकवाइज घूमता है, इसे भी आप याद रखें। और ये इसका जो साइज है पृथ्वी के लगभग समान है, यानी घनत्व में हो गया, साइज में हो गया, आकार में हो गया, पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन या भगनी ग्रह भी कहा जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर, सही जो आंसर है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही इसका जो इस बार का जो थीम था उसे भी आप कमेंट करें, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। आई होप आज के वीडियो में जो भी बताया हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।